हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी। पार्टनरशिप के फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। आज सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड जिन्हें हम करने वाले हैं, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेडली इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 टॉपिक्स हैं, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन की, और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स स्टार्ट दीज टॉपिक्स। जैसा कि बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। पार्टनरशिप डीड के बारे में भी यही बता चुकी हूं कि पार्टनरशिप डीड होता है एक एग्रीमेंट इन राइटिंग, लेकिन राइटिंग में एग्रीमेंट जरूरी नहीं होता है, ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड होता है। और इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन पार्टनरशिप डीड चाहे राइटिंग में हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, हर चीज के अपने बेनिफिट्स होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है लेकिन बेनिफिशियल है, क्योंकि हम ये देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो रजिस्टर्ड फर्म को मिलते हैं और रजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर्स को मिलते हैं। इसीलिए रजिस्ट्रेशन कराना बेहतर होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाने का, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने सिंपल 4 स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहला स्टेप है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। हर एक जगह का रजिस्ट्रार ऑफिस होता है और पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कराने के लिए पार्टनरशिप फर्म को एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है टू द रजिस्ट्रार, जिसमें क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। नेम ऑफ द फर्म होना चाहिए, फर्म की लोकेशन होनी चाहिए, एड्रेसेस और नेम्स पार्टनर्स के होने चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द पार्टनर्स होनी चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म अगर कोई डिसाइडेड है तो वो ड्यूरेशन मेंशन होनी चाहिए, नेम ऑफ द अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन द बिजनेस, जो मेन हेड ऑफिस है उसके अलावा अगर फर्म कहीं और भी बिजनेस करना चाहती है या उसके कहीं और ब्रांचेस हैं तो उन सब जगहों के नाम भी यहाँ पर मेंशन करने होंगे। तो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है एप्लीकेशन का, तो उस एप्लीकेशन को भरकर सबमिट किया जाता है रजिस्ट्रार के पास। जब वो सबमिट हो जाती है तो उसके बाद फीस डिपॉजिट करवाई जाती है टू द रजिस्ट्रार। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है वेरिफिकेशन बाय द रजिस्ट्रार। तो जब सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर दिए जाते हैं तो रजिस्ट्रार उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं और उसके बाद अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो लास्ट स्टेप में दे इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हो जाती है। अब रजिस्टर होने के बाद उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं रजिस्ट्रेशन के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं कि आपसे पूछा जाता है कि क्या फायदा होता है रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहला बेनिफिट रजिस्ट्रेशन का कि जो रजिस्टर्ड फर्म है it can file a case against the other firm and that is the third party। इसका मतलब कि अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो थर्ड पार्टी के ऊपर या किसी और फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकती है, हालांकि कोई और पार्टी जो है वो अनरजिस्टर्ड फर्म पर भी केस कर सकती है। तो रजिस्ट्रेशन से ये फायदा होता है कि रजिस्टर्ड फर्म भी जो है वो केस फाइल कर सकती है अगेंस्ट द थर्ड पार्टी और अगेंस्ट अनदर फर्म। उसके अलावा पार्टनर्स जो होते हैं रजिस्टर्ड फर्म के, दे कैन ऑल्सो फाइल अ केस अगेंस्ट द फर्म एंड अदर पार्टनर्स। तो रजिस्टर्ड फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं वो भी दूसरे पार्टनर्स पे या अपनी ही फर्म पे केस फाइल कर सकते हैं अगर उनके साथ कोई चीटिंग हो या उनके राइट्स का वायलेशन हो। किसी भी केस में पार्टनर्स भी रजिस्टर्ड फर्म के केस फाइल कर सकते हैं, अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर्स केस फाइल नहीं कर सकते हैं। Another consequence is the registered firm can file a case against its partners। तो अगर पार्टनर्स की तरफ से कोई परेशानी होती है फर्म को तो सिर्फ रजिस्टर्ड फर्म ही अपने पार्टनर्स पर केस फाइल कर सकती है। तो कभी कभी तो बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रजिस्ट्रेशन या व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, लेकिन कभी कभी जो है वो अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म।
तो अगर इस तरह से लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन की लैंग्वेज को चेंज कर देंगे। आप लिख देंगे अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट अनदर फर्म और द थर्ड पार्टी। Partners of unregistered firm cannot file a case against the firm and the partners, and the unregistered firm cannot file a case against its partners। तो आप लैंग्वेज चेंज करके उसी को कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन में चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें अंडरस्टैंड करने वाला बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। आप सिर्फ 4 स्टेप्स याद करेंगे कि क्या प्रोसीजर होता है पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन का, और क्योंकि इतना सिंपल प्रोसीजर होता है और बहुत ज्यादा फायदे भी होते हैं रजिस्टर्ड फर्म को, तो इसीलिए इट इज बेटर टू गेट द पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड। सो इट इज नॉट कंपल्सरी बट इट इज बेनिफिशियल, and these are the 3 benefits that you can write as the benefits of registration or effects of registration। अब डिस्कस करते हैं बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी है, दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। यहां पर मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है। नंबर 1 एक्टिव पार्टनर, नंबर 2 स्लीपिंग एंड द डोरमेंट पार्टनर, नंबर 3 द सीक्रेट पार्टनर एंड नंबर 4 द नॉमिनल पार्टनर। और उसी की 2 कैटेगरीज हैं नॉमिनल पार्टनर की, पार्टनर बाय स्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो ये 4 तरह के पार्टनर्स, इनकी डेफिनेशंस, और इसके अलावा एक स्पेशल टाइप ऑफ अ पार्टनर दैट इज अ माइनर पार्टनर, इसको हम 5वीं कैटेगरी कह सकते हैं। इन 5 के बारे में समझ लेते हैं और इन सारे पार्टनर्स को हम कौन कौन सी बेसिस पे अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं या नहीं, इनका मैनेजमेंट में कितना पार्टिसिपेशन होता है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करते हैं या नहीं, या इनकी लायबिलिटी कैसी होती है। तो इसी बेसिस पे हम इसको डिफाइन भी कर देंगे। सबसे पहले देखिए एक्टिव पार्टनर, नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा पार्टनर जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पूरी तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी वो शेयर करता है और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो इस तरह के पार्टनर को कहा जाता है एक्टिव पार्टनर। तो यहाँ पर टेबल से आप इनके कंपैरिजन भी देख लेंगे और आप इनको डिफाइन भी कर पाएंगे। सो अ पार्टनर हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, participates in the management, shares the profits and losses and has unlimited liability is called the active partner। दूसरा पार्टनर कौन होता है? स्लीपिंग। दूसरी तरह के पार्टनर्स होते हैं जिन्हें डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं, इनएक्टिव पार्टनर भी कहते हैं। तो एक्टिव और डोरमेंट पार्टनर में फर्क क्या होता है? सिर्फ मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है वो फर्क होता है। The sleeping partner is the partner who contributes capital, who shares the profits and losses, who has the unlimited liability, but who does not actively participate in the management of the firm। वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ही करता है पार्टनरशिप फर्म में, क्योंकि हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसके पास पैसा हो बिजनेस में लगाने के लिए, पर वो पहले ही क्लियर कर देता है कि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो वो डिसीजन मेकिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन अदरवाइज वो बिल्कुल एक्टिव पार्टनर की ही तरह होता है। तो उसको हम स्लीपिंग पार्टनर, इनएक्टिव पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर कहते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक सिंगल डिफरेंस बताइए एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर के बीच में, तो आप यही बताएंगे कि स्लीपिंग पार्टनर जो है वो मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, बल्कि एक्टिव पार्टनर जो है वो मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। और 3 सिमिलैरिटीज क्या है इन दोनों के बीच में? बोथ कंट्रीब्यूट कैपिटल, बोथ शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड बोथ हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। उसके बाद थर्ड कैटेगरी ऑफ अ पार्टनर देखिए, सीक्रेट पार्टनर। ये तो बिल्कुल ही एक्टिव पार्टनर जैसा होता है। ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, ही पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म बट सीक्रेटली। सीक्रेटली का क्या मतलब होता है कि उसके नाम को डिस्क्लोज नहीं किया जाता। His name is not disclosed, so he participates in the management of the firm, but he keeps his name secret। तो वो कोई भी रीजन हो सकता है, कोई पर्सनल रीजन हो सकता है, कोई प्रोफेशनल रीजन हो सकता है, लेकिन वो पहले ही पार्टनरशिप फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं पार्टिसिपेट भी करूंगा मैनेजमेंट में, मैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी शेयर करूंगा, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी भी बेयर करता है, सिर्फ उसका नाम जो है वो सीक्रेट रखा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक डिफरेंस क्या है एक्टिव और सीक्रेट पार्टनर के बीच में, तो सिर्फ यही डिफरेंस है कि एक्टिव पार्टनर का नाम सबको पता होता है, पब्लिकली डिस्क्लोज्ड होता है, लेकिन सीक्रेट पार्टनर का नाम सीक्रेट रखा जाता है और वो बिल्कुल एक्टिव पार्टनर की तरह ही काम करता है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बहुत ही स्पेशल कैटेगरी ऑफ अ पार्टनर होता है उसे कहा जाता है नॉमिनल पार्टनर। अब आप देखिए कितना यूनिक फीचर है नॉमिनल पार्टनर्स के, कि नॉमिनल पार्टनर्स ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ना ही वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि फिर वो पार्टनर्स क्यों कंसिडर किए जाते हैं? तो उसको हम सब कैटेगरी ऑफ द नॉमिनल पार्टनर्स में क्लैरिफाई करेंगे कि दो तरह से पार्टनर नॉमिनल पार्टनर बन जाता है। एक तरीका होता है पार्टनर बाय एस्टॉपल और दूसरा होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय एस्टॉपल का मतलब कि कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर खुद से ये रॉन्ग इंप्रेशन देता है कि वो ही और शी इज अ पार्टनर, जबकि वो पार्टनर होता नहीं है। मान लीजिए कहीं पर भी कोई मीटिंग चल रही है, मीटिंग में 5 लोग मिलकर बात कर रहे हैं, 2 पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं, इकट्ठे बैठे हुए हैं, और वहां पर कोई एक ऐसा पर्सन बैठा हुआ है जो उस फर्म का पार्टनर नहीं है, लेकिन वो ऐसा रॉन्ग इंप्रेशन देता है अपने वर्ड से या अपने जेस्चर्स से या किसी भी तरह से कि दूसरी पार्टीज जो वहां पर बैठी हुई हैं उनको लगता है कि ये भी पार्टनर है, और वो इसी वजह से पार्टनरशिप फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि अगर थर्ड पार्टी को कोई भी नुकसान होगा तो उन पार्टनर्स को अनलिमिटेड लायबिलिटी बेयर करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ दैट लॉस, क्योंकि ये उनकी गलती है कि उन्होंने इस तरह का इंप्रेशन दिया, रॉन्ग इंप्रेशन दिया कि वो भी पार्टनर हैं जबकि वो पार्टनर नहीं है। और दूसरी कैटेगरी जो नॉमिनल पार्टनर की होती है वो होती है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जिसमें पार्टनर खुद तो ये नहीं कह रहा है कि मैं पार्टनर हूं, लेकिन वो दूसरे को ये अलाउ कर रहा है कि उसको एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट किया जाए। सो ही अलाउज हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर। तो वो खुद तो चुप है, लेकिन किसी और पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर ने कहा कि ये भी पार्टनर है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि उसी टाइम स्टॉप करे और दूसरे लोगों को क्लैरिफाई करे कि भाई मैं पार्टनर नहीं हूं। लेकिन वो चुप बैठा रहता है, उसके सामने उसको पार्टनर रिप्रेजेंट किया जाता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, तो वो कहलाएगा नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। दोनों ही केसेस में चाहे पार्टनर बाय स्टॉपल हो चाहे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो, दोनों ही कैटेगरीज नॉमिनल पार्टनर की कैटेगरीज है जिसमें उनको अनलिमिटेड लायबिलिटी बेयर करनी पड़ेगी टू कंपनसेट द लॉस टू द थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी को इसकी वजह से कोई नुकसान होता है तो ये बहुत ही स्पेशल कैटेगरी ऑफ अ पार्टनर है जो कि ना कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, ना प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करता है, लेकिन उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो इसका मतलब कि लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो किसी भी तरह का पार्टनर हो, आप देखेंगे कि सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो, इनएक्टिव पार्टनर हो, चाहे वो सीक्रेट पार्टनर हो, चाहे वो नॉमिनल पार्टनर हो। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी सभी तरह के पार्टनर शेयर करते हैं एक्सेप्ट फॉर दैट ऑफ द नॉमिनल पार्टनर। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कौन कौन नहीं करता? इनएक्टिव पार्टनर एंड नॉमिनल पार्टनर। और कैपिटल कंट्रीब्यूट कौन नहीं करता? सिर्फ नॉमिनल पार्टनर। सो इस तरह से इस चार्ट की बेसिस पे आपसे कई तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। सिमिलैरिटी बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ पार्टनर, डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, 2 ऐसे पार्टनर्स के नाम बताइए जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, एक ऐसे पार्टनर का नाम बताइए जो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, एक ऐसे पार्टनर का नाम बताइए जिसका प्रॉफिट एंड लॉस में कोई शेयर नहीं होता। तो इस तरह से आपसे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन जो है इस चार्ट से फ्रेम किए जा सकते हैं। तो इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अपने पास बना के रख लीजिए। इसी चार्ट की बेसिस पे आप डिफाइन भी कर सकते हैं हर तरह के पार्टनर को और इनके कंपैरिजन से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं लास्ट कैटेगरी ऑफ अ पार्टनर, दैट इज अ माइनर पार्टनर। नाम से ही पता चल रहा है कि जिसकी एज 18 साल से कम होती है उसको हम कहते हैं माइनर पार्टनर। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आप अपने पास नोट कर लीजिए कि माइनर पार्टनर जो है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ही कैन नॉट फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म, कि जो पार्टनरशिप फर्म में 2 लोग चाहिए होते हैं स्टार्ट करने के लिए, वो दोनों मेजर होने चाहिए। तो एक मेजर और एक माइनर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, कैन 1 मेजर एंड 1 माइनर स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म? तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि दोनों ही मेजर होने चाहिए। लेकिन हाँ, जो माइनर पार्टनर है ही कैन बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म। तो जो ऑलरेडी बनी बनाई पार्टनरशिप फर्म है
वहां पर अगर सारे पार्टनर्स का कंसेंट है कि किसी 18 साल से कम उम्र के लड़के को या लड़की को हम एज अ पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन करा लें, तो अगर सबका कंसेंट है, सब एग्री हैं, तो एक माइनर को एक पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया जा सकता है। लेकिन एडमिट होने के बाद उसके राइट्स क्या क्या होंगे कि उसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी। वो अनलिमिटेड लायबिलिटी बेयर नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, वो लॉसेस शेयर नहीं करेगा क्योंकि वो 18 ईयर्स ऑफ एज से कम है। ही विल नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट क्योंकि वो 18 साल से कम है, तो अभी उसको इतना मेच्योर नहीं समझा जाता है कि वो हर तरह के डिसीजन ले पाए, तो उसको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता है। और उसके बाद जब वो मेजॉरिटी अटेन कर लेता है तो उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है ऑन अटेनिंग द मेजॉरिटी कि वेदर ही वांट्स टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर और नॉट। और अगर वो ये पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो ये मान लिया जाता है कि वो एज अ पार्टनर कंटिन्यू करेगा और मेजॉरिटी अटेन करने के बाद वो बिल्कुल इसी तरह से एक्टिव पार्टनर बन जाता है और उसके सारे राइट्स एंड ड्यूटीज जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, उसको प्रॉफिट एंड लॉसेस दोनों शेयर करने पड़ेंगे, वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा। तो इस तरह से जो माइनर पार्टनर है उसके अलग से फीचर्स आप जो है वो याद कर लेंगे कि एक ऐसा पार्टनर जो कि 18 साल से कम उम्र का है, जिसको सबके कंसेंट से पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया जा सकता है, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉसेस शेयर नहीं करेगा और मेजॉरिटी अटेन करने के बाद उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि उसको पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो इस तरह से बच्चों आप 5 कैटेगरीज ऑफ अ पार्टनर्स जो हैं उनके फीचर्स के साथ अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। अब इस पे अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या फिर इसके ऊपर कोई केस स्टडी आती है, that also you will be able to answer perfectly because now you are clear about each type of a partner regarding the capital contribution, management participation, sharing of the profits and losses and the liability of a partner। इसी के साथ साथ बच्चों पार्टनरशिप जो है वो टॉपिक खत्म होता है। टोटल पार्टनरशिप से रिलेटेड 7 सब टॉपिक्स थे, तो अभी हमने 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, उसके फीचर्स, सोल ट्रेडरशिप के फीचर्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस और पार्टनरशिप के 7 सब टॉपिक्स, सो दैट वी हैव कवर्ड अप। तो अब 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बची हुई हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड द कंपनी। कंपनी सबसे बड़ी लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि चैप्टर 2 पूरा होने के बाद चैप्टर 3 में भी प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस में भी हम टाइप्स ऑफ कंपनीज को ही कवर अप करेंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद द डिस्कशन ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Till then, goodbye, stay healthy and connected.